दोस्तों नमस्ते। दोस्तों मैं डॉक्टर नित्यानंद, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे एक से दो क्वेश्चन जरूर एराइज होते हैं। ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से भी रिलेटेड है। अगर हम सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम की स्टडी करते हैं सिंगल, और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को हम छोड़ दें तो ये इम्पॉसिबल है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम रिलेटेड है रिस्पायरेटरी सिस्टम से। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं इसकी मैं स्टडी किससे किया था। एक बुक है इसेंशियल ऑफ मेडिकल फिजियोलॉजी बाय के शंभुलिंगम एंड प्रेमा शंभुलिंगम, इससे स्टडी किया था। दूसरी जो बुक है जिससे मैंने स्टडी किया था ह्यूमन एनाटॉमी, ये है बीडी चौरसिया की, और वॉल्यूम फर्स्ट है अपर लिम्ब एंड थोरैक्स। इन दोनों से मैंने इसकी स्टडी किया था। प्रिपरेशन जब कर रहा था तो ये दोनों बुक को मैं काफी अच्छे से स्टडी किया था। ठीक है, तो हम लोग अब मुख्यतः रिस्पायरेटरी सिस्टम में किन किन पॉइंट्स को कवर करेंगे इस पे डिस्कस कर लें। रिस्पायरेटरी सिस्टम रिस्पायरेटरी सिस्टम में रिस्पायरेटरी सिस्टम में हम लोग सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम का। हम लोग फिजियोलॉजिकल एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बोला कि हम लोग विदाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को टच किए इसको अच्छे से समझ ही नहीं सकते। हमें कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पढ़ना ही पड़ेगा। तो हम लोग बात करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर उसके बाद करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है, सर्कुलेशन। फिर बात करेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। अच्छा, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम, इन सब की स्टडी कहाँ की जाएगी? पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जरूर क्वेश्चन एराइज होते हैं। जरूरी नहीं है कि इस एग्जाम में एराइज हो जाए, लेकिन अगर हम लोग देखेंगे बहुत सारे ईयर्स का एग्जाम जो स्टेट पीसीएस के द्वारा कराया गया है होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर के लिए, वहां इनसे क्वेश्चन एराइज होता है जो मैंने ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसकी स्टडी हम लोग जो करेंगे फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डिटेल्स स्टडी अभी फिलहाल नहीं करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे मैक्सिमम पॉइंट को टच करें जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग इस रिस्पायरेटरी सिस्टम की डिटेल्स स्टडी करें तो काफी लंबा टाइम खिंच जाएगा। तो हम लोग इसकी स्टडी करेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी सिस्टम, पल्मोनरी और पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इनकी हम लोग स्टडी फर्दर करेंगे। अभी हम लोग फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी एंड रिस्पायरेटरी सिस्टम की स्टडी साथ में इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं। तो रिस्पायरेशन है क्या? ठीक है, रिस्पायरेशन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत हम लोग O2 मींस ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को एक्सपेल करते हैं, छोड़ते हैं। दैट इज नोन एज रिस्पायरेशन। ठीक है, रिस्पायरेशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज, दैट इज ऑक्सीजन टेकन एंड CO2 आउट। क्लियर? अब बात करेंगे फर्स्ट ब्रीथ टेक्स प्लेस आफ्टर बर्थ। पहली बार हम लोग सांस कब लेते हैं? जब बर्थ होता है उसके बाद पहली बार हम लोग सांस लेते हैं। और ये सांस कब तक लेते हैं? जब तक कि डेथ ना हो जाए तब तक हम लोग सांस लेते रहते हैं। वहीं पे अगर हम लोग बात करें बच्चों में फीटल में ड्यूरिंग इंट्रा यूटेराइन लाइफ, जो फीटस होता है वो कैसे ऑक्सीजन
इनहेल लेता है और CO2 एक्सपेल करता है, कैसे छोड़ता है, तो इसकी वो क्या कहता है, फीटस लंग आर नॉट फंक्शनिंग, जो फीटस का लंग्स होता है नॉट फंक्शनिंग होता है, दैट इंट्रायूटेराइन लाइक एक्सचेंजेज ऑफ गैस बिटवीन फीटल ब्लड एंड मदर ब्लड आकर थ्रू प्लेसेंटा। जो फीटस का ब्लड होता है और मदर ब्लड होता है दोनों, इसको प्रोसेस को बोलते हैं डिफ्यूजन, ठीक है। अब नॉर्मल रिस्पायरेटरी रेट क्या होती है, न्यूबॉर्न में कितनी बार जो बच्चा पैदा होता है वो कितनी बार सांस लेता है, 30 से 60 60 पर मिनट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बच्चा सांस कितनी बार लेता है, 30 से 60 बार जो न्यू बॉर्न होता है वो सांस लेता है, ठीक है, रिस्पायरेशन, और छोड़ता है दोनों। और न्यू बॉर्न अर्ली चाइल्डहुड में क्या हो गया, 20 to 40 टाइम्स पर मिनट। क्लियर नहीं हो रहा है, थोड़ा अच्छे से लिख लो तो ताकि आप लोगों के लिए क्लियर हो जाए। 30 to 60 न्यूबॉर्न में, और अर्ली चाइल्डहुड में 20 to 40, लेट चाइल्डहुड में 15 to 15 से 25, ये भी पर मिनट। वहीं पे एडल्ट में सबसे इंपॉर्टेंट, एडल्ट में जो है वो कितनी बार सांस लेता है, 12 से 16, 12 to 16 टाइम पर मिनट। क्लियर, ठीक है। ये हम लोग अभी क्या देखना है, इंट्रोडक्शन देखना है, बट इंट्रोडक्शन में ये जो चीजें हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान भी है याद करना। न्यू बॉर्न कितनी बार लेगा, 30 से 60 बार, फिर अर्ली चाइल्डहुड में कितना लेगा, 20 से 40, फिर लेट चाइल्डहुड कितना लेगा, 15 से 25, फिर एडल्ट कितना लेगा, 12 से 16, 12 से 16 तो याद ही होगा। अब बात करेंगे टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, दूसरा होता है इंटरनल रिस्पायरेशन। क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, व्हाट इज एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, या पूछ सकता है व्हाट इज इंटरनल रिस्पायरेशन। तो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन लंग्स एंड ब्लड। ये कहां पे होता है, लंग्स और ब्लड में जो एक्सचेंजेज ऑफ गैस होता है, CO2 ऑक्सीजन, ये जो एक्सचेंज होते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ब्लड से लंग्स में, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। क्लियर, क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, इन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन व्हाट हैपन, तो क्वेश्चन दे देगा गैस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, गैस बिटवीन एक्सचेंजेज गैस बिटवीन सेल्स एंड ब्लड, फिर ऐसे से क्वेश्चन पूछ सकता है। हम लोगों को समझ लेना एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ऑफ गैसेज ऑक्सीजन एंड CO2 बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, लंग्स और ब्लड में जो एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। फिर अब बात करेंगे इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन में एक्सचेंजेज ऑफ गैसेज बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एक्सटर्नल में क्या था, ब्लड एंड लंग्स, इंटरनल में क्या है, ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड दोनों जगह है बट इंटरनल में ब्लड एंड टिश्यू है, और एक्सटर्नल में क्या है, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिटवीन लंग्स एंड ब्लड, ठीक है। फेजेज ऑफ रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन कितने फेज के होते हैं, 2 फेज होते हैं। हम लोग जो रिस्पायरेशन करते हैं कितने फेज में करते हैं, 2 फेज में, एक जो इंस्पायरेट करते हैं और दूसरा एक्सपायरेट करते हैं। मींस एक जो इनहेल करते हैं गैस को, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, गैस को इनहेल करते हैं, और दूसरा एक्सपायरेट करते हैं, CO2 को एक्सपायरेट करते हैं, 2 प्रोसेस होता है। तो इंस्पायरेशन ड्यूरिंग एयर enter the lungs from atmosphere, और expiration during air lifts from lungs, ठीक है। एक्सपायरेशन में एयर को क्या किया जाता है, लंग से बाहर निकाला जाता है, और इंस्पायरेशन में एटमॉस्फेयर से एयर को अंदर इनहेल किया जाता है, दैट इज 2 फेज प्रोसेस। अब बात करेंगे फंक्शनल
एनाटॉमी ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पायरेटरी ट्रैक इज एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर थ्रू विच एयर मूव्स इन एंड आउट कंस्टिंक्ट ऑफ नोज। हम लोग एयर जो इनहेल करते हैं, नोज, नोज के बाद क्या आता है फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद क्या आता है लैरिंग्स, लैरिंग्स के बाद क्या आता है ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या आता है ब्रोंकाई, फिर लंग्स। क्लियर? ये फंक्शनल एनाटॉमी हो गई। अब बात करेंगे प्लूरा। प्लूरा क्या होता है? प्लूरल नहीं लिखना है, प्लूरा। प्लूरा, प्लूरा क्या होता है? प्लूरा बाइलेयर्ड सीरस मेम्ब्रेन इनक्लोज लंग्स। ये जो हम एक लंग्स बना देते हैं, पूरा लंग्स बना दो, चलिए ठीक है, ऐसे समझ जाएंगे आप लोग। इसके जो इसको एक लेयर, बाइलेटरल लेयर जो कवर करके रखती है, उसको उसी को हम लोग बोलते हैं प्लूरा। ठीक है? और इन तो अपर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टू लेयर होती हैं, एक होती है विस्लर लेयर और दूसरा सॉरी अंदर की लेयर को विस्लर विस्लर लेयर बोलते हैं, और जो बाहर की लेयर होती है उसको बोलते हैं प्लूरल लेयर, पेराइटल लेयर। ठीक है? आउटर लेयर को बोलते हैं पेराइटल लेयर और इनर लेयर को विसरल लेयर। क्या हो रहा है? विसरल लेयर। विसरल लेयर, ठीक है, मूव कर जा रहा है। The narrow space between two layer pleura is known as interpleural space. प्लूरा के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरप्लूरल स्पेस। इसमें एक फ्लूइड मिलता है, उस फ्लूइड को हम लोग बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्लियर? इंटरप्लूरा जो होता है, जो दोनों लेयर है, बाइलेटरल लेयर है, उनके बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरप्लूरल स्पेस। क्लियर? इसमें एक फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। क्लियर? इन्हीं फ्लूइड के बीच में यदि एक पैथोलॉजी समझ लेते हैं, इनके बीच में अगर एयर हो गया, मतलब कोई एयर भर गया, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमोथोरेक्स। क्लियर? न्यूमोथोरेक्स। और एक्युमुलेशन ऑफ एयर, और वहीं पे अगर वाटर का एक्युमुलेशन हो गया, इनके बीच में वाटर का एक्युमुलेशन हो गया, तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोथोरेक्स। क्लियर? वहीं पे इनके बीच में यदि ब्लड का कलेक्शन हो गया तो क्या बोलेंगे? हीमोथोरेक्स। क्लियर? हिम मीन्स आयरन, हीमोथोरेक्स, हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रोथोरेक्स। न्यूमोनिया से याद करिए, न्यूमो मीन्स एयर, एयर अगर कलेक्ट हो गया तो हम लोग क्या बोलेंगे? न्यूमोथोरेक्स। क्लियर? इतना डिटेल्स में थोड़ा इसको समझ लेते हैं। अब हम लोग बात करेंगे द नैरो स्पेस, द नैरो स्पेस बिटवीन टू लेयर ऑफ प्लूरा इज नोन एज, दोनों लेयर प्लूरा, आउटर क्या होता है? आउटर क्या होता है? पेराइटल लेयर, और अंदर क्या होता है? विस्ट्रल लेयर, और इनके बीच को स्पेस को बोलते हैं इंटर प्लूरल स्पेस बोलते हैं। यही ना? राइट है, इंटर प्लूरल स्पेस या प्लूरल, इंटर प्लूरल स्पेस या प्लूरल कैविटी बोलते हैं। क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे स्पेस बिटवीन सीरस फ्लूइड का। अच्छा, इस फ्लूइड को प्लूरल फ्लूइड बोलते हैं, ये तो हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिस्पायरेटरी यूनिट। रिस्पायरेटरी यूनिट क्या होता है, इसकी बात करते हैं।
रिस्पायरेटरी यूनिट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। ये क्या होता है स्ट्रक्चर सॉरी रिस्पायरेटरी यूनिट जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स होता है। वहीं पे किडनी का क्या होता है नेफ्रॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यहां पे क्या है रिस्पायरेटरी यूनिट इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो रिस्पायरेटरी यूनिट स्टार्ट कहां से होती है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से। रिस्पायरेटरी यूनिट कहां से स्टार्ट होती है रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल से। क्लियर कोई कंफ्यूजन मुझे लगता है कि यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ एक चीज ये है कि थोड़ा सा हम लोग डिटेल्स में इसको एक बार आप लोगों को संबुलन से स्टडी कर लेना है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं मैक्सिमम अच्छे से आप लोगों को समझा सकूं। तो रिस्पायरेटरी तो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक पिक ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले यहां पे एक पिक ड्रॉ करते हैं। थोड़ा इसमें अच्छे से ड्रॉ सॉरी फास्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है इसको हम लोग क्या बोलते हैं रिस्पायरेटरी रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स। आप लोग समझ जाए आरबी मींस रिस्पायरेटरी ब्रोंक्यूल्स आसानी से समझ सकते हैं। अब फिर बात करेंगे इसको क्या बोलते हैं एल्वियोलाई एल्वी एल्वियोलर सैक। क्लियर इसको क्या बोले एल्वियोलर सैक और इसको हम लोग क्या बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट डक्ट। क्लियर फिर एल्वियोलर सैक हो गया और इनके बीच के एल्वियोलर सैक में जो बीच में स्पेस होता है ये हम लोग ऐसे बना लेते हैं सॉरी ये बीच में जो स्पेस है इसको बोलते हैं एंट्रम। क्लियर अब बात करेंगे और ये जो पार्ट है ये जो है इसको क्या बोलते हैं एल्वियोलाई। मीन्स हम लोगों ने अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा है फिर देखा है कि प्लूरल जो कैविटी है उसमें या प्लूरल स्पेस है उसमें एयर का एक्युमुलेशन हो जाता है तो न्यूमोथेरेक्स बोलते हैं। उसमें होना क्या चाहिए प्लूरल फ्लूइड होना चाहिए। बट यदि किसी कंडीशन में पैथोलॉजिकल कंडीशन में उसमें अगर एयर भर गया तो न्यूमोथोरेक्स वाटर भर गया तो हाइड्रोथोरेक्स और यदि ब्लड भर गया तो एम में लिख दूं क्या न्यूमोथोरेक्स हाइड्रोथोरेक्स और न्यूमोथोरेक्स। न्यूमोथोरेक्स थोरेक्स का मतलब एयर ऐसे समझिए एक्युमुलेशन ऑफ एयर इन प्लूरल प्लूरल कैविटी। फिर न्यूमोथोरेक्स फिर क्या हो गया हाइड्रोथोरेक्स। क्लियर हाइड्रोथोरेक्स मींस वाटर वाटर का एक्युमुलेशन हो गया और फिर अब देख लेते हैं फिर हाइड्रोथोरेक्स फिर हीमोथोरेक्स मींस ब्लड का कलेक्शन। इंजुरी वगैरह के केस में ऐसा होता है। ठीक है इस तरह से हम लोगों को क्या करना है हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे बीडी चौरसिया को भी आप लोग पढ़ लें एक बार
और साथ में हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन देखेंगे। एक्सचेंजेज ऑफ जो गैसेज होती हैं कैसे एक्सचेंज होता है, गैसेज का एक्सचेंज कैसे होता है ये देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद देखेंगे फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, ठीक है, जिसमें टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सब हम लोग देख के और फिर बाकी यदि मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू।